हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज के सेशन में हम 8 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे आईएएस पीसीएस की हो, एसएससी जीडी, टीचर्स, दरोगा, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों है ये इंपॉर्टेंट? क्योंकि अब कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कट ऑफ को क्रॉस कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमारी कट ऑफ को क्लियर करवाएंगे। और अब ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब एक लेवल जो है वो बढ़ गया है। तो आप हमारी इस सीरीज़ को फॉलो करें और हमारी गारंटी है कि अगर आपने हमारी इस एमसीक्यू सीरीज़ को फॉलो करा तो आप बहुत ज़्यादा बेहतर मार्क्स लेकर पास होंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा सुने, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़, मतलब यहाँ कौन सा ऐसा देश है जो कि वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा कॉपर मतलब तांबे का अग्रणी उत्पादक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से देश में होता है? इंडिया, चाइना, चिली या फिर जाम्बिया? तो इसका सही आंसर है चिली, ठीक है। सही आंसर क्या है? चिली। चिली में पूरे वर्ल्ड का 27% कॉपर का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन चिली के अंदर होता है। अब भारत के अंदर किसका होता है? भारत के अंदर होता है माइका। माइका मतलब है अभ्रक का होता है, ठीक है। भारत के अंदर अभ्रक का हो गया। और चाइना के अंदर किस चीज़ का है? चाइना के अंदर बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं, जैसे कि उनमें से हम कुछ ले लेते हैं, जैसे कि है गोल्ड है, या फिर ग्रेफाइट है, या फिर एल्युमिनियम, ऐसे ही और भी हैं, ठीक है। अब जाम्बिया क्या है? देखो, जाम्बिया और चिली में कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि जाम्बिया में जो 70% जो उनकी अर्निंग है, मतलब उनकी जो कमाई है ना, 70% कमाई वो वहाँ पे कॉपर के एक्सपोर्ट से होती है। और यहाँ पूछा है कि प्रोड्यूसर कौन सा है, उत्पादक पूछा है, तो उत्पादक आएगा तो आंसर चिली ही आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमृत धरोहर स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है। अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है, प्रमोट द यूनिक कंजर्वेशन वैल्यू ऑफ रामसर साइट। रामसर साइट का मतलब है आर्द्र भूमि, ठीक है। आर्द्र भूमि की बात की जा रही है यहाँ पर, कि क्या हमें यहाँ पर जो हमारे देश में, भारत में जो आर्द्र भूमि है उनके कंजर्वेशन की बात है, उनके संरक्षण की बात है क्या, ठीक है, मतलब वेटलैंड की बात है। तो सेकंड ऑप्शन है, प्रिजर्व द बिलीव्स प्रैक्टिसेस ट्रेडिशन माइनॉरिटी सोसाइटी। क्या यहाँ पर जो माइनॉरिटी सोसाइटीज़ हैं उनके बिलीव्स को हमें प्रिजर्व करना है। थर्ड ऑप्शन है, या फिर हमें अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करवाने हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है। तो ये अमृत धरोहर स्कीम किस चीज़ से संबंधित है? तो ये है वेटलैंड से, रामसर साइट से। रामसर साइट मतलब जो हमारे देश में जो वेटलैंड्स हैं, बड़े बड़े जो वेटलैंड्स हैं ना, आर्द्र भूमियों की बात हो रही है, जहाँ बहुत सारे पशु पक्षियों का जीवन होता है यहाँ पर। अब ये देखो भैया, आर्द्र भूमि जो है ये वो वाले इकोलॉजिकली फ्रेजाइल वेटलैंड, मतलब रामसर साइट को कंजर्व करके हम करेंगे क्या? हम यहाँ पे पर्यटन जो है ना, टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे, टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे, अट्रैक्शन देंगे। अब रामसर साइट की इम्पोर्टेंस इतनी है क्यों? क्योंकि ये पहली बात तो वाटर को प्योरीफाई करती हैं, जो हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन है उनको भी बढ़ाती हैं, ठीक है, एयर को क्लीन करती हैं। और बहुत सारी जीव जंतुओं की ऐसी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, बर्ड्स की हैं, मछलियों की हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जिनका कि आवास और जीना जो है यहाँ पर संभव हो पाता है। तो ये हमारे नेचर के लिए, प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। इसीलिए हमने, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने अमृत धरोहर स्कीम रखी है। मतलब ये हमारे धरोहर हैं, ये हमारे देश की धरोहर है जो कि आज के वक्त के लिए अमृत का काम कर रही हैं, ठीक है। इससे फ़ायदा भी क्या होगा? क्योंकि टूरिज़्म बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो लोकल कम्युनिटी है उनको जॉब मिलेगी, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी होगी, कार्बन सिंक कम हो जाएगा। जितना हम पोल्यूशन करते हैं ना, तो कार्बन जो है वो कार्बन सिंक भी होता है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। मतलब भारतीय संविधान में जो 86वां संशोधन हुआ था, उससे संशोधन से कौन सा अनुच्छेद डाला गया?
आर्टिकल 38A, 48A या 21A या फिर है 43A। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A डालकर हमारे यहाँ पर एजुकेशन मतलब शिक्षा को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। पहले फंडामेंटल राइट नहीं थी, पहले ये जो चीज़ थी ये DPSP में थी, लेकिन ये वाला संशोधन करके इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, इसमें स्टेट को ये बोला जाता है कि वो सारे प्रावधान करेंगे कि 6 से 14 साल तक के हमारे देश में जो बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाए। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है कि 8वीं क्लास तक की पढ़ाई जो है वो उनके लिए फ्री कर दी जाए। तो ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है। अब ये जो बाकी जो 3 है ना, ये 38 है, 48 और ये DPSP है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक है ये। ठीक है। अब देख लेते हैं 38 में क्या है। तो 38 में ये बोला गया है कि जो हमारे देश में इनकम की इनइक्वालिटी है, मतलब जो हमारी कमाई होती है, चाहे वो स्टेटस में हो, फैसिलिटी, अपॉर्चुनिटी, अवसर, इनमें हमें क्या करना है, समानता लेकर आने की। कि अभी क्या होता है कि कई लोगों की इनकम बहुत कम है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, तो हमें इस वाले डिफरेंस को ख़त्म करना है। ये हमारा DPSP है ये वाला। ठीक है। ये तीनों की तीनों हमारे DPSP हैं। ये 38 और ये 43 वाला ये DPSP है। अब देखो 48A मतलब 48A DPSP में क्या बोला गया है, इसके अंदर फॉरेस्ट मतलब जो जंगल है और उनमें रहने वाली जो वाइल्ड लाइफ है, जंतु जीव जानवर जो हैं, उनके लिए एनवायरनमेंट को हमें अच्छा बनाना है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात करी गई है। ठीक है। अब 43A में क्या बोला गया है, 43A में यहाँ पर इंडस्ट्रीज़, जो हमारे देश में इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके अंदर जो वर्कर्स होते हैं ना, काम करने वाले वर्कर्स, उनके पार्टिसिपेशन की बात को कहा गया है। तो ये भी क्या हुआ, DPSP हुआ। ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट MCQ है, ऐसे ही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अच्छा, ऐसे ही हमारी जो MCQ की सीरीज़ को अगर देखें तो हमारी GS की जो अभी हम पढ़ा रहे हैं ये सीरीज़ चल रही है और पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है। इनको करते हुए आपको किसी भी इंटरनेट या बुक को खोलकर देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये इतनी अच्छी है कि मेरी गारंटी अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है। और ऐसे ही हम लोगों ने अपने यहाँ पर मंथली मैगज़ीन चला रखी है पूरे मंथ की, जैसे जनवरी की हो गई, नवंबर, अक्टूबर, उसके अंदर पूरे करंट अफेयर कवर कर रखे हैं। और पिछले साल 2023 में, ठीक है, जितने भी करंट अफेयर थे उसकी एक ईयरली मैगज़ीन भी हमने बना रखी है, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड कर रखी है, तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। और ट्रिक्स की वीडियोस भी हमारे यहाँ है, इनसे याद करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कुरिल आइलैंड। यहाँ कुरिल द्वीप की बात करी जा रही, कौन से 2 देशों के बीच में विवादित है, कौन से 2 देशों के बीच में ये डिस्प्यूट का मुद्दा बना हुआ है, मलेशिया चाइना, रशिया चाइना, चाइना फिलीपीन या फिर है जापान और रशिया। तो इसका सही आंसर है जापान और रशिया। अब देखो यहाँ पर ना आपको वर्ल्ड का मैप देखना पड़ेगा। ठीक है। अब ये है, ये मैप में से पूरा एक छोटा सा हिस्सा ले रखा है कुरिल आइलैंड। देखो तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे बनाऊँ, ये है इंडिया के बाद यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये रशिया का पार्ट आ रहा है। यहाँ पर ये है रशिया, ये है कामचटका, जो यहाँ पे दिख रहा है ना कामचटका, ये कामचटका है। अब इसके बीच में यहाँ पर है जापान, तो इन दोनों के बीच में ये है कुरिल आइलैंड। देखो ये यहाँ पर देखें तो ये वाला पार्ट है कुरिल आइलैंड का, और ये है रशिया का पार्ट, ये पूरा रशिया यहाँ से लेके यहाँ तक ये रशिया का पार्ट है जो कि कामचटका है। तो हम यहाँ से इसकी इमेजिनेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे ये पूरा जापान है, ये है जापान। तो इन दोनों के बीच में यहाँ से है रशिया और यहाँ से है जापान, इन दोनों के बीच में ये जो एरिया आइलैंड है ये कुरिल आइलैंड है। तो इसके इधर की तरफ हो गया प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, और इधर की तरफ है सी ऑफ ओखोस्तोव। तो ये डिस्प्यूट है यहाँ पर। ठीक है। तो अपने मैप में भी खोल के इसको देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स नैरोएस्ट स्ट्रेट। यहाँ पर
स्ट्रेट की बात है, मतलब जल डमरू मध्य की बात है ये, ठीक है। यूज्ड फॉर इंटरनेशनल नेविगेशन, कि ऐसी कौन से जल डमरू मध्य है, स्ट्रेट है, जो कि अंतरराष्ट्रीय नौ संचालन के लिए प्रयोग की जाती है, मतलब यहाँ से बड़े बड़े जहाज भी गुजरते हैं। और पूरे वर्ल्ड की सबसे सबसे पतली स्ट्रेट कौन सी है? जिब्राल्टर है, मलक्का है, पाल्क है, बॉस्फोरस है। तो इसका सही आंसर है ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है। अब देखो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये भी आपको अपनी जो एटलस वगैरह है या फिर जो रूम में जो लगे रहते हैं वर्ल्ड मैप, वहाँ पर आप अच्छी तरह से आके देख सकते हो। तो ये है ब्लैक सी ऑफ या और सी ऑफ मरमरा, इन दोनों को जोड़ती है ये बॉस्फोरस स्ट्रेट। और स्ट्रेट होती क्या है? स्ट्रेट जो है एक बहुत ज़्यादा पतली पानी की एक स्ट्रेच होती है जो कि दो बड़े समुद्रों को जोड़ती है। जैसे देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो एरिया है बहुत पतला है, इधर जाएंगे तो यहाँ बहुत बड़ा है, इधर जाएंगे तो यहाँ बहुत बड़ा है, ठीक है, इस तरह से है। तो एक तरह से इसकी अगर ड्राइंग में देखो तो डिज़ाइन में क्या बन गया है? डमरू टाइप में बन गया है ये। इसको याद करने का हम तरीका ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, ये पानी की पतली सी स्ट्रेच होती है, पतली सी स्ट्रेच है जो कि दो बड़े बड़े सी जो होते हैं ना, उन मतलब जो बड़े बड़े सी हैं उनको जोड़ने का एक वो है, ये नाम दिया गया है। तो जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है वो ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा इन दोनों को जोड़ती है। अब बाकी देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या था। ऑप्शंस में एक है जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है वो मेडिटेरेनियन सी मतलब भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशन को जोड़ती है, ठीक है, अटलांटिक ओशन को जोड़ती है। और मलक्का स्ट्रेट जो है, मलक्का स्ट्रेट मलेशिया और इंडोनेशिया को जोड़ती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, मिलान करने के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। और पाल्क स्ट्रेट ये तो हमारे इंडिया में ही है, ये इंडिया में है। तो ये जैसे ये देखो इंडिया में कब बना लेते हैं, ये इंडिया है और यहाँ पर ये श्रीलंका है, ठीक है। तो श्रीलंका का जाफना है यहाँ पर और हमारे यहाँ का है तमिलनाडु। इन दोनों के बीच में पतली सी पानी की स्ट्रेट है, तो ये है पाल्क स्ट्रेट, ठीक है। और बॉस्फोरस तो हमने पीछे डिस्कस कर ही ली है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर मतलब जो मुख्यमंत्री है उसकी ड्यूटीज़ के बारे में पूछा गया है कि मुख्यमंत्री की जो ड्यूटी है, कौन सी ड्यूटी, कि वो गवर्नर मतलब राज्यपाल को इन्फॉर्मेशन देगा। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है जिसमें राज्यपाल को सूचना दी जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा। ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 167, ठीक है, 167 है। तो इसमें जो चीफ मिनिस्टर होता है मतलब स्टेट का मुख्यमंत्री जो होते हैं वो गवर्नर के साथ इन्फॉर्मेशन को साझा करते हैं, सूचना देते हैं कि उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कौन कौन से फैसले लिए हैं या लेने वाले हैं, या ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होती है। ये इस आर्टिकल के अंदर लिखा गया है। अब आर्टिकल 111 क्या है? आर्टिकल 111 ये है कि जब भी कोई भी बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है एसेंट लेने के लिए, मतलब मंजूरी के लिए जाता है। तो यहाँ प्रेसिडेंट अपना एसेंट देते हैं, तो यह आर्टिकल 111 में लिखा गया है। अब है आर्टिकल 174। यहाँ पर गवर्नर के बारे में बताया गया है कि गवर्नर समय समय पर स्टेट लेजिस्लेचर मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद और विधान सभा, इन दोनों की मीटिंग्स को करवाते हैं समय समय पर, ठीक है, समय समय पर इन दोनों की मीटिंग्स करवाते हैं। और यहाँ पर ये उनको सम्मन देते हैं कि अब आपका टाइम हो गया है, अब आप मीटिंग करने आ जाइए, ठीक है। अब है आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कही गई है। फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब वित्तीय आपातकाल, कि जब हमारे देश में कभी भी फाइनेंस की बात हो और उसके बारे में अकाल पड़ा हो, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ रिसीव्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन फॉर लरनाई पोट्री। लरनाई पोट्री की बात कही गई है कि कौन से स्टेट को मिला है। जीआई टैग तो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये मेघालय को मिला है लरनाई पोट्री का। मेघालय को भी और भी मिले हैं, ठीक है, जैसे कि है लकाडोंग टर्मरिक मतलब हल्दी मिली है, गारो
डक मंडा, ये एक ड्रेस है वहाँ की, ठीक है, ऐसी बहुत सारी मिली हैं। तो अभी ये जो है मेघालय की, जैसे आपने सुना होगा नॉर्थ ईस्ट में हमारा इंडिया है, ऐसे यूँ। एक मिनट पीछे डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये है पोट्री। तो ये ब्लैक कलर की पोट्री है। यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। ये देखो, ये ब्लैक कलर की है, ये काले रंग के बर्तन है, ठीक है, और ब्लैक कलर की पोट्री है। ये कहाँ की खासियत है, जैसे कि एक मिनट देखिए, ये है और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर मेघालय है। अब मेघालय में आपने गारो, खासी और जांतिया ये हिल्स सुनी होंगी। यहाँ पे ये इनकी जनजातियों के नाम पर ही रखे गए हैं। तो जो जांतिया जनजाति है ना, ये वो लोग बनाते हैं उसको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने उसको डिस्कस कर लिया। चलिए देखो, लर्नाई पोट्री मेघालय की। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स ऑफ द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम द रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें हमने रशिया से रूस से कौन से आदर्शों को उधार लिया है। रूस मतलब रशिया, जो कि पहले क्या था, पहले था ये USSR था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा जस्टिस। रशिया से हमने जस्टिस लिया है। क्या लिया है रशिया से हमने? जस्टिस, मतलब हमने न्याय लिया है। अब ये न्याय 3 तरह का है, देखो यहाँ पर एक है सोशल, सामाजिक न्याय, एक है इकोनॉमिक, मतलब आर्थिक न्याय की बात हो रही है, और एक है पॉलिटिकल न्याय। तो न्याय 3 तरह का है हमारे प्रियम्बल के अंदर। अब ये जो है ना, इक्वालिटी ये आंसर हो गया। इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। अब देखो, अब अगर हम लिबर्टी की बात करें तो लिबर्टी हमारे प्रियम्बल में 5 तरह की दे रखी है। कौन कौन सी? ये है थॉट्स की। थॉट्स का मतलब है विचारों की, कि भाई हम सबको विचारों की आज़ादी है, हम अपने विचार हमारे प्रस्तुत करना हमारे लिए स्वतंत्रता है। दूसरी है एक्सप्रेशन की, हमारी अभिव्यक्ति है, ये भी हमारी आज़ादी है। तीसरी है हमारी फेथ, जो हमारा विश्वास है, कोई नहीं रोक सकता हमारे फेथ को, ठीक है। और एक है वर्शिप की, मतलब उपासना की, कि हमें उपासना करने से कोई नहीं रोक सकता। और एक है धर्म की, बिलीफ की, ठीक है, कि हम विश्वास किसी भी चीज़ में करें, ये हमारा बिलीफ है कि मैं किसी भी चीज़ को बिलीव करूं, तो ये अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो ये तो होगी लिबर्टी की बात। अब है इक्वालिटी की मतलब है समानता। तो समानता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 तरह की दी गई है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने तरह की इक्वालिटी है, लिबर्टी कितने तरह की है, जस्टिस कितने तरह की है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसके नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं आपके लिए। तो इक्वालिटी 2 तरह की है। एक इक्वालिटी है स्टेटस में, स्टेटस का मतलब है प्रतिष्ठा में सभी बराबर हैं, और दूसरी है अपॉर्चुनिटी, मतलब अवसर, सभी को समान अवसर का फ्रीडम दिया गया है, इक्वालिटी समानता दी गई है। और फ्रैटर्निटी है हमारे यहाँ एक तरह की, जिसके के अंदर व्यक्ति की गरिमा की बात करी गई है, ठीक है। किसकी बात करी गई है? गरिमा की बात करी गई है, मतलब डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल की बात करी गई है, कि सबकी गरिमा है। ये फ्रैटर्निटी की बात करी गई है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। चलिए, तो ये थे हमारा डिस्कशन, ये थे हमारे 8 क्वेश्चन। आपको ये कैसे लगे हमें वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।